हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। हम बात करने वाले हैं भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या निबंध का प्रतिपाद्य पर। इससे पहले इसका जो सारांश और इसमें किस प्रकार की समस्याओं को उजागर किया गया था उस पर वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। आइए इसको देखते हैं। भूमिका के साथ शुरू करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या भारतीय संस्कृति की एक जटिलता, विभिन्नता और उसमें अंतर्निहित समस्याओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह निबंध भारतीय समाज की सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने की चुनौतियों और समाधानों का विचार करता है। मतलब कि जो हमारा भारतीय संस्कृति है उनकी जो संस्कृति है एक बनाने के लिए किन प्रकार की चुनौतियों और उसके समाधान क्या होंगे उसको लेखक बताते हैं। भारतीय संस्कृति है वो विभिन्न जातियों, धर्मों और विश्वासों के समन्वय के रूप में देखते हैं जो समय के साथ विकसित हुए। वे इस बात पर बल देते हैं कि भारतीय संस्कृति की समस्याओं का समाधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों में निहित है, न कि धार्मिक और आध्यात्मिक आंदोलनों में। मतलब जो लेखक है वो मानते हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं वो बस जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार है, मतलब अगर इसमें सुधार होते तभी ये समस्याएं खत्म होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि धार्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर यदि आंदोलन होता तो ये समस्याएं नष्ट हों, ये इसके कारण नहीं है। निबंध का केंद्रीय विचार भारतीय समाज को जड़ता, रूढ़ियों और सामाजिक भेदभाव से मुक्त कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामूहिक कल्याण के आधार पर एक समन्वयपूर्ण और प्रगतिशील समाज की स्थापना करना है। मतलब लेखक हैं जो वो जोर डालते हैं कि जो हमारा भारत है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में होना चाहिए ताकि सभी का सामूहिक कल्याण हो। अब हम देखेंगे इसका प्रतिपाद्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध इस विचार को प्रतिपादित करता है कि भारतीय संस्कृति की समस्या विभिन्न जातियों, धर्मों और दृष्टिकोणों की विविधता से उत्पन्न होने वाली सामाजिक जड़ता और असमानता में निहित है। इसका समाधान धार्मिक या आध्यात्मिक आंदोलन में नहीं बल्कि आर्थिक स्वाधीनता, राजनीतिक गरिमा और वैज्ञानिक मनोवृत्ति के माध्यम से संभव है, जो समूचे समाज को सामूहिक कल्याण और मानवता के उच्च आदर्शों की ओर अग्रसर कर सकता है। मतलब कि यही कि जो हमारा जो समाज है उसका सामूहिक कल्याण होगा, मनुष्यता, मानवता का भाव सभी के अंदर आएगा, जो सभी एक साथ अपना जो विकास है वो करेंगे और हमारा जो भारत देश है वो भी उन्नति की ओर अग्रसर बढ़ता रहेगा। तो आइए इसके प्रतिपाद्य को हम पॉइंट्स में देखेंगे। पहला है भारतीय संस्कृति की प्रकृति और उसकी चुनौती। इसमें देखेंगे भारतीय संस्कृति को मानव साधनों की सर्वोत्तम परिणति के रूप में परिभाषित करते हैं। द्विवेदी इसे विरोधी में सामंजस्य स्थापित करने वाली शक्ति मानते हैं। समस्या यह है कि भारतीय जनसमूह इस सांस्कृतिक आदर्श को आत्मसात नहीं कर सका। प्रश्न है कि इसे कैसे जन जन की चीज़ बनाया जा सके। मतलब कि जो हमारा संस्कृति है इसमें बहुत सारे रूप देखे गए और लोगों को एकजुट करने की कोशिश लेखक बताते हैं किया गया है। और वो कहते हैं कि प्रश्न उठाते हैं कि वो किस चीज़ के माध्यम से सभी को लोगों को एकजुट किया जा सके। अगला है ऐतिहासिक विविधता और समन्वय। भारत का इतिहास विभिन्न जातियों जैसे आर्य, द्रविड़, नाग, शक आदि के आगमन और उनकी आपसी संघर्ष व समन्वय का इतिहास है। उदाहरण के लिए नागों की प्रथाएं जैसे सिंदूर हिंदी संस्कृति का हिस्सा बनी। समय ने कई सांस्कृतिक उलझनों को सुलझाया, जो यह दर्शाता है कि धैर्य और सहानुभूति आवश्यक है। विभिन्न जातियों के असमान ऐतिहासिक विकास के कारण सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी पर एक समान प्रभाव नहीं डालते, जिससे संघर्ष उत्पन्न होता है। मतलब कि जो हमारा इतिहास रहा भारत का इसमें मतलब बहुत सारे जाति लोग बाहर से भी आकर यहाँ पे रहने लगे, जैसे आर्य, द्रविड़, नाग। जब वहाँ मतलब ये भारत में आगमन किए तो इनके साथ साथ इनकी जो संस्कृति थी वो भी यहाँ आया, जिससे जो हमारा जो भारत है वो विविधता में बदल गया। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के जाति, धर्म, संगठन इस प्रकार के छोटे छोटे बनाए गए, जिससे बहुत ज़्यादा आपसी मतभेद होने लगा। उदाहरण में यहाँ पे लेखक देते भी हैं कि नागों का जो प्रथा सिंदूर का था वो हमारे हिंदू संस्कृति का हिस्सा बन गया।
और कई सारे ऐसे संस्कृति आ गए जो लोग उलझन में पड़ गए कि किसे अपनाया जाए, क्योंकि लोगों की भी संख्या बहुत ज़्यादा, जो संस्कृति थी लोग अपने अपने मतलब जो जो उनको अच्छा लगा वो संस्कृति अपना लिए, जिससे ये एक प्रकार से संघर्ष उत्पन्न हो गया जो हमारी संस्कृति को एकजुट करने में। अगला है हिंदू समाज की जटिल संरचना की जड़ता। हिंदू समाज की जाति व्यवस्था को रिजली के 7 वर्गों जैसे कबीले, पेशे, धार्मिक संप्रदाय आदि के आधार पर समझा गया। छुआछूत, अंतर्विवाह जैसे नियम सामाजिक एकता में बाधक हैं। कर्मफल का सिद्धांत, जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, व्यक्तिगत जवाबदेही को बढ़ाता है लेकिन सामाजिक सुधार के प्रति उदासीनता पैदा करता है। मतलब कि लेखक बताते हैं कि जो हमारा भारत है उसकी एक विशेषता है कि हम कर्म के आधार पर अपना फल चुनते हैं, यानी कि जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमारा फल मिलेगा, तो उस पर विश्वास करता है। यहाँ पेशों को धर्म से जोड़ा गया, लेकिन ऊंच नीच भेदभाव स्थापित होने से सामाजिक जड़ता बढ़ी। उदाहरण के लिए मेहतर का पेशा समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन गौरव की कमी इसे धर्म से जुड़ने में बाधक है। मतलब कि लेखक कहते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसे हमें गर्व के साथ करना चाहिए, उस पर हमें प्राउड फील करना चाहिए। ये नहीं कि उसे शर्म आ रहा है या लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, तो ये हमें धर्म से नहीं जोड़ सकता है। लेखक इस बात पे जोड़ देते हैं। अगला है धार्मिक आंदोलनों की असफलता। मध्य युग में संतों और विचारों ने ऊंच नीच के भेद को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन ये आंदोलन असफल रहे। कई पंथ स्वयं नई जातियां बन गए, जैसे नाथ पंथ, लिंगायत, वैष्णव। आध्यात्मिक आदर्श केवल उच्च स्तर पर पहुंच पाते साधारण जनता रूढ़ियों को ही धर्म मानती है, जिससे सामाजिक सुधार रुकता है। आगे द्विवेदी का मानना है कि जो धार्मिक आंदोलन के बजाय आर्थिक और राजनीतिक सुधार, जैसे दलित वर्गों की आर्थिक स्वाधीनता और राजनीतिक गरिमा अधिक प्रभावी होती है। मतलब कि जो लेखक है उनका ये कहना है कि जो हमारा धार्मिक आंदोलन है, यानी कि धर्म को लेकर लड़ते रहते हैं, इसके बजाय यदि आर्थिक और राजनीतिक सुधार में हम दलित वर्गों को भी उच्च स्थान दें, उन्हें भी स्वतंत्रता दें कि वो अपना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, तो ये भी हमारा जो भारत है एक प्रकार से मतलब गति के रूप में आगे ही बढ़ेगा कि हम जो निम्न वर्ग है या छुआछूत का भाव उसे मिटा रहे हैं। आगे है हिंदू मुस्लिम एकता की समस्या का समाधान। हिंदू और मुस्लिम समाज के दृष्टिकोण में अंतर है। हिंदू समाज व्यक्तिगत और जातिगत होता है, जबकि मुस्लिम समाज सामूहिक और समावेशिक होता है। यानी कि जो हिंदू है वो व्यक्तिगत यानी कि सीमित रहता है, और जो मुस्लिम है वो समाज मतलब सामूहिक रूप से मतलब इस्लाम यानी कि धर्म को अपना के इससे लोग जुड़ सकते हैं। मध्यम युग में धार्मिक प्रयास, जैसे दारा शिकोह की मजम ए उल बहरन एक मतलब इनकी पुस्तक है, जो लौकिक क्षेत्र नाच गान व्यापार में एकता के प्रयास हुई, लेकिन यह सतही रही। मतलब कि मध्य युग में भी जो दारा शिकोह की पुस्तक है उससे लोग मतलब ये जो आपसी जो मनमुटाव था, यानी कि जो मतलब आपसी लोगों में द्वंद्व था, ये समाप्त करने की कोशिश की गई थी, पर ये सीमित रह गई और इससे भी मतलब नहीं कुछ हो पाया। विज्ञान के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता सबसे ठोस रही, क्योंकि जैसे ज्योतिष, चिकित्सा, हकीम पद्धति और सत्स्वरों के सामंजस्य में वैज्ञानिक मनोवृत्ति सांप्रदायिक एकता का आधार बन सकती है। मतलब कि जो मतलब वैज्ञानिक क्षेत्र है उसमें ये हिंदू मुस्लिम या धर्म को लेकर किसी प्रकार की लड़ाई नहीं की जाती, उसमें एक रूपता होता है। मतलब कि जो हिंदू और मुस्लिम है उनमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता। जो वैज्ञानिक स्तर पर होते हैं वहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं होता है, वहाँ पे एक मतलब एक इंसान होता है, मानवता होता है, उसमें इंसानियत होती है। उसकी बात मतलब उसी बात पे लेखक जोर देते हैं बार बार कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने समाज में भी लाना चाहिए। अगला देखते हैं सामूहिक कल्याण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व। हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू संगठन साध्य नहीं साधन है। असली साध्य है मानवता को स्वार्थ, जड़ता और शोषण से मुक्त कर सत्य, न्याय और सहयोगिता की ओर ले जाना। भारतीय समाज की विभिन्नता को देखते हुए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग कार्यक्रमों की आवश्यकता है, लेकिन उद्देश्य की एकता आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इतिहास की यथार्थ समझ के आधार पर धैर्यपूर्वक योजनाएं बनाकर सामूहिक कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि जो लेखक हैं वो कहते हैं
कि जो वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इन्हें सबको मतलब ख़त्म करके या जातिगत भेदभाव को मिटा के हमें अपने आप को जो स्वार्थी हैं, जड़ता या शोषण है, उन सब से मुक्त करके न्याय और सहयोगिता यानी कि बंधुत्व का, भाईचारे का भाव अपने अंदर लाना चाहिए। और जो हमारा लक्ष्य है वो एक होना चाहिए, मतलब अनेक नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसमें वो प्रगति यानी वो विकसित हो। ये नहीं कि उसमें कि बहुत सारे धर्म या जात के नाम पर उसे और मतलब विभिन्न समस्याओं में बांटा जाए। तो लेखक इस बात पे जोर देते हैं कि जो हमारा सामूहिक कल्याण है, यदि हमारा लक्ष्य एक होगा, हमारा उद्देश्य एक होगा, तब जाके हम सब मिल के सभी एक साथ समूह में मिलकर इसके कल्याण को प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि हम जब तक सब एक साथ नहीं होंगे, यानी कि अनेकता में एकता जब तक नहीं आएगा, तब तक हमारा जो भारतीय संस्कृति है उनकी समस्याओं को हम नष्ट नहीं कर सकते। अब निष्कर्ष देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या भारतीय संस्कृति की विभिन्नता और जटिलता को स्वीकार करते हैं। इसके समक्ष मौजूद सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का विश्लेषण करता है। यह प्रतिपादित करता है कि भारतीय समाज की प्रगति के लिए धार्मिक रूढ़ियों और आध्यात्मिक आंदोलन से हटकर आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक सुधारों की आवश्यकता है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति, सामूहिक कल्याण का लक्ष्य और धैर्यपूर्ण योजना ही भारत को एक समन्वयपूर्ण और प्रगतिशील समाज के रूप में स्थापित कर सकता है। जैसा कि लेखक कह रहे हैं कि जो हमारा भारत है, जब तक हमारा लक्ष्य एक नहीं होगा, हमारा जो दृष्टिकोण, सोचने समझने की क्षमता वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाएगा, सामूहिक कल्याण या मतलब हम जब तक सब साथ मिलकर अपना जो लक्ष्य है नहीं मतलब वहाँ तक नहीं करते हैं, तब तक जो हमारा भारत है, हमारी संस्कृति है, ये प्रगतिशील समाज नहीं बन सकता। इसलिए इसे प्रगतिशील बनाने के लिए हम सबको एकजुट मिल के रहना होगा। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और इसका भी PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू सो मच इसी प्रकार मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।